दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब भी हम थाने जाते हैं, हमारे साथ कोई घटना हो गई होती है, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने तहरीर दे देते हैं। तहरीर पुलिस वाले ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ जांच करके हम इसकी जो भी होगा प्रक्रिया बढ़ाएंगे। लेकिन हमारी एफआईआर नहीं दर्ज होती है। उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण है कि जैसे ही आप कोई तहरीर देते हैं, पुलिस अपोजिट पार्टी जो होती है उसके पास जाती है, उससे संपर्क करती है और उससे कुछ उत्कोच लेकर के मामला रफा दफा कर देती है। दूसरा कारण है कि राज्य सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि अपोजिशन वाले कहेंगे कि एनसीआरबी और क्राइम का डाटा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादातर मुकदमों में एफआईआर ना दर्ज की जाए। दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आपके सामने हो कि आपके साथ चोरी हो गई है, लूट हो गई है, झपटमारी हो गई है या राहजनी हो गई है, आपको कोई परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आपका कोई सामान तोड़ दिया है या छोटी मोटी बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का मामला हो, तो आप सीधे सीधे न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता दे सकते हैं और उस प्रार्थना पत्र पर उसी थाने से जिस थाने के ज्यूरिडिक्शन में आपके साथ घटना हुई है, माने आपके साथ जो भी घटना जिस जगह पर हुई है, आप निवासी कहीं के हैं इससे मतलब नहीं है, जिस जगह क्राइम हुआ है उस जगह से संबंधित जो थाना है, उस थाने का क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय में लगता हो, उस न्यायालय में आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र विथ एफिडेविट, और उससे पहले जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं न्यायालय में, उससे पहले आपको दो काम करने हैं। आपके साथ कोई घटना हुई है तो उस घटना की सूचना आपको थाने में देनी है और थाने में एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो 2 दिन बाद आपको उस जिले के पुलिस अधीक्षक को उसी घटना की बाबत कि मैंने फला फला डेट में घटना हुई और थाने में हमने सूचना दी थी, उसको लिख करके और आप रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दें। फिर भी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अधिकतम 5 दिन, इसके बाद आप सीधे न्यायालय में किसी वकील साहब से मिलकर के अपने पूरे मामले को, दोस्तों आगे एक वीडियो इस पर शूट करेंगे कि 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र हम कैसे लिखें जिससे हमें 100% सफलता मिल जाए, उसकी ड्राफ्टिंग पर वीडियो नेक्स्ट वीडियो संभवतः लाऊंगा। तो दोस्तों आप जब 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देते हैं तो न्यायालय उसी थाने से एक रिपोर्ट मंगाता है कि क्या जिस मुकदमे के संबंध में आप बता रहे हैं, जिस घटना की आप जानकारी दे रहे हैं, उस घटना के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं हो गई। क्योंकि अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और न्यायालय भी कोई आदेश कर देता है तो फिर 2 एफआईआर हो जाएंगी और एक ही घटना की 2 एफआईआर नहीं होती हैं, एक ही एफआईआर होती है। तो दोस्तों जब भी आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देते हैं तो सब्जेक्ट ये होता है, उसमें 3 स्टेज हैं, 3 स्थितियां हैं। या तो आपका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा या अलाउड कर दिया जाएगा। अलाउड माने एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश हो जाएगा, या वो परिवाद में दर्ज कर दिया जाएगा कि आप तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, आपका मुकदमा परिवाद के रूप में सुना जाएगा। अब परिवाद में और एफआईआर दर्ज करके अगर पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। परिवाद वाले मुकदमे में आपको लगातार कोर्ट में अपने मुकदमे की निगरानी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा और जाकर के वहां गवाही होगी। उसका सिस्टम भी थोड़ा अलग होगा। जो स्टेट केस हैं वो दूसरी तरीके से उनका ट्रायल चलता है और जो कंप्लेंट केस हैं उनका ट्रायल दूसरी तरीके से चलता है। तो दोस्तों इसमें आप एक रूलिंग दें, मैं 2 रूलिंग आपको कोड करूंगा। ये आम जनता के लिए वीडियो है, जरूरी नहीं है कि आप अधिवक्ता हैं तभी आपको जानकारी हो। 2 रूलिंग्स आप, एक हॉनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की है और दूसरी हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे चर्चा करते हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसमें यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई है और ऐसी घटना उसी संज्ञेय अपराध का गठन करती है, माने ऐसा अपराध जिसमें सजा थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत माइनर सजा नहीं होती है कि पता चला किसी ने आपको धक्का दे दिया और आप एफआईआर करने गए और एफआईआर नहीं लिखी गई तो आप 156(3) में आ गए। नहीं, ऐसे मामलों में असंज्ञेय अपराध होगा और वो एनसीआर दर्ज करेंगे। एनसीआर दर्ज होने के बाद आप कोर्ट से 155(2) अलाउड करा करके और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करा दीजिए। लेकिन एफआईआर आपकी अगर नहीं दर्ज हो रही है तो ललिता कुमारी केस में कहा गया है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध बन रहा है
तो तत्काल न्यायालय को ऐसा आदेश कर देना चाहिए जिससे एफआईआर दर्ज कर ली जाए। दूसरा, इसमें एक बात नहीं चलती है, हमने ज्यादातर देखा है थाने से जब रिपोर्ट थाना भेजता है तो वो एक बात जरूर जोड़ देते हैं साथ में कि ये तो पूछा जाता है उनसे कि इस घटना के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, तो वो तो बताते ही हैं, साथ में पूरा, चूंकि अपोजिट पार्टी से मिल लिए होते हैं, पूरा गाथा लिख करके लाते हैं। उसमें ही बताते हैं कि साहब ये झूठे अनावश्यक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं और ये घटना थी। तो ऐसे मामलों में पुलिस से ये पूछा जाना चाहिए, आपको ये आर्गुमेंट करवाना चाहिए कि साहब जब दरोगा जी को घटना की पूरी जानकारी है, ये लिख रहे हैं कि एलिगेशन झूठे हैं, तो बिना एफआईआर लिखे इन्होंने इसकी जानकारी कैसे दे दी। दूसरा, ये कह रहे हैं कि मैंने जांच करके पता लगाया, तो जांच करके पता लगाने का संज्ञेय अपराध में कोई नियम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन उसी समय प्रारंभ होता है जब सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है। सबसे पहले उस अपराध के बारे में लिखा जाएगा, उसकी केस डायरी अलॉट होगी, जर्नल डायरी में लिखा जाएगा कि इस तरीके से आगंतुक आया, उसने लिखित दस्तखती तहरीर दी और उस तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ, उसका केस क्राइम नंबर मिलेगा और उस एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने वो सूचना दी है। तो दोस्तों फिर उसकी केस डायरी अलॉट होगी, तब इन्वेस्टिगेशन में बात आनी चाहिए कि ये मुकदमा झूठा है या जो घटना थी वो झूठी है। अभी बिना इन्वेस्टिगेशन के इंक्वायरी पोजीशन में ही वो कैसे कह रहे हैं कि घटना झूठी है। दूसरा, इंक्वायरी के संबंध में भी हानिबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसी ललिता कुमारी के मामले में कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी केवल कुछ ऐसे मामले हैं जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, इनमें होनी चाहिए, मेडिकल नेग्लिजेंस डिस्प्यूट्स इसमें होनी चाहिए, और भी 2-3 मामले हैं जिनमें कोई ऐसा ऑफेंस है जो रुपए पैसे से रिलेटेड है, उसमें होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि किसी के साथ लूट हो गई है और ये मुकदमा नहीं लिखते हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट का भी मुकदमा हानिबल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का चलाया जा सकता है। दूसरा, एक मैं बताना चाहता हूं, हानिबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अंजुम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। ये बहुत ही बढ़िया मामला है। इसमें ये बताया गया था कि किन किन मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, मानी मजिस्ट्रेट को 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अलाउड कर देना चाहिए। तो उसमें यह बताया गया था कि अगर किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही है तो जरूर अलाउड कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो किसी अन्य डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है, सपोर्ट है उसमें, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे साथ मारपीट हुई और उस मारपीट का वो मेडिकल साथ में सबमिट करता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उस प्रार्थना पत्र पर एफआईआर लिखा जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा उसमें 8 गाइडलाइंस हैं, आप चाहें तो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2008 का केस है। तीसरी एक स्टेज होती है कि आपका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया जाए। तो रिजेक्ट हो जाने में आप तुरंत इसकी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर किसी स्पेशल कोर्ट में आपने 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया है, स्पेशल कोर्ट का मतलब है डकैती कोर्ट है, आपका SC/ST कोर्ट है, तो आप हानिबल हाई कोर्ट में सीधे सीधे उसका क्रिमिनल रिवीजन फाइल होगा और रिवीजन के आधार पर रिवीजन अलाउड हो गया तो आपका यहाँ पर केस हो जाएगा। तो दोस्तों आज केवल नया मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में हमने जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।